तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर अखनूर में आतंकी हमला हुआ है और आतंकियों ने बटाल गांव स्थित इंजीनियरिंग फोर्स के कैंप पर सुबह सुबह अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। और जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स RIF ने कैंप नियंत्रण रेखा से सटा हुआ है। सेना के मुताबिक पूरे इलाके की घेराबंदी पर आतंकियों को पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई है और इंजीनियरिंग फोर्स कैंप में सुरक्षा बलों की तैनाती कम होती है। माना जा रहा है कि सेना के कैंपों पर हमले में नाकामियों के बाद आतंकी अब दूसरे ठिकानों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। तो ये खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। हम आपको बता दें कि अखनूर में ये आतंकी हमला हुआ है और बटाल गांव स्थित इंजीनियरिंग फोर्स के कैंप पर फायरिंग की खबर मिल रही है। जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स का ये कैंप नियंत्रण रेखा से सटा हुआ है। सेना के मुताबिक पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों को पकड़ने की कवायद भी तेज कर दी गई है। इंजीनियरिंग फोर्स कैंप में सुरक्षा बलों की तैनाती कम होती है और माना जा रहा है कि सेना के कैंप पर हमलों में नाकामियों के बाद आतंकी अब दूसरे ठिकानों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात समाजवादी पार्टी की करते हैं। समाजवादी पार्टी पर दावा ठोकने के लिए मुलायम खेमा आज चुनाव आयोग में हलफनामा दाखिल करेगा। आज मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग से मिलकर अपने समर्थन के दस्तावेज सौंपेंगे। आज 12:45 पर मुलायम सिंह और अमर सिंह चुनाव आयोग जाएंगे। खबरों के मुताबिक मुलायम आज चुनाव आयोग से रामगोपाल के जरिए आए दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच की मांग करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले अखिलेश गुट की तरफ से रामगोपाल पहले ही चुनाव आयोग को अपने समर्थन में दस्तावेज सौंप चुके हैं। चुनाव आयोग में हलफनामा दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी यानी कि आज तक की है। आयोग ने दोनों पक्षों को अपने अपने कागजात 9 जनवरी तक जमा करने के लिए कहा है और ऐसे में जबकि मुलायम अखिलेश दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, अब सिर्फ चुनाव आयोग ही रास्ता निकाल सकता है और अब वही तय करेगा कि समाजवादी और साइकिल का असली हकदार कौन है। आयोग को 17 जनवरी से पहले तय करना होगा कि सपा में किसके पास बहुमत है, क्योंकि 17 जनवरी को विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना लागू होनी है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ये देखेगा कि किसके पास बहुमत है। इसके लिए कुल सांसदों और विधायकों समेत कुल आधिकारिक प्रतिनिधियों के 50% से जिसके खाते में 1 नंबर ज्यादा उसका होगा, उसे चुनाव आयोग असली सपा मान सकता है। हम आपको बता दें कि मुलायम समर्थक खेमे का कहना है कि रामगोपाल यादव के दिए हल्फनामे में फर्जी हस्ताक्षर है। ऐसे में इसकी प्रामाणिकता की जांच के लिए आयोग के पास समय ज्यादा नहीं है और आयोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने की स्थिति में दोनों ही खेमों में से किसको साइकिल चुनाव चिन्ह देगा ये पता चलेगा। और समाजवादी पार्टी के झगड़े में अब सुलह की रही बची जो कसर थी वो भी पूरी हो गई है। सियासत के दंगल में बेटे अखिलेश से मात खाते पिता मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रविवार सुबह बाप बेटे में समझौते के आसार के बीच अपने झुकने का संकेत देने वाले मुलायम ने शाम होते होते पलटी मार ली और कड़े रुख का संकेत देते हुए कहा कि मैं ही समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं और शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूरे दिन पर्दे के पीछे अपने सिपह सालारों के साथ मंथन करने के बाद मुलायम सिंह यादव आखिरकार खुलकर सामने आ गए। किसी भी तौर पर मुलायम नरम नजर नहीं आए। अपना फार्मूला सामने रखकर अपनी तरफ से उन्होंने बेटे अखिलेश को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने पर फिर से सहमति दे दी। वहीं शिवपाल यादव का प्रदेश अध्यक्ष का पद बरकरार रखा, लेकिन खुद वे पार्टी अध्यक्ष पद पर बने रहने पर अड़े दिखे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और शिवपाल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। मुलायम सिंह यादव को रामगोपाल यादव के हर कदम में विश्वासघात नजर आ रहा है। वो रामगोपाल को किसी भी सूरत में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। रामगोपाल ने भी अधिवेशन बुलाकर सपा में मुलायम सिंह के एक छत्र नेतृत्व को चुनौती दी थी। इसीलिए नेताजी ने अधिवेशन को फर्जी करार दिया। 9 जनवरी को 2017 का जो अधिवेशन बुलाया है रामगोपाल जी ने वो फर्जी है। उधर इससे पहले रामगोपाल ने अखिलेश को पार्टी का चेहरा बताया था
और मुलायम गुट को अपने समर्थकों के एफिडेविट जमा करने के लिए चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन का निर्णय अंतिम होता है, वो बाइंडिंग है। वो अगर नहीं मानता है, वो कहता है कि नहीं पार्टी में स्प्लिट हो गई है, दो ग्रुप हैं, तो जो चुनाव चिन्ह होगा हमारे लिए, तो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, तो हमारे मतदाताओं के लिए तो अखिलेश यादव ही चुनाव चिन्ह। जहां अखिलेश का चित्र लगा होगा वहीं फोटो वोट पड़े। मुलायम सिंह यादव अब एक हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं। अपने वजूद को बचाने के लिए उन्होंने पार्टी पर अपना हक जताया है, लेकिन अखिलेश को मिला समर्थकों का साथ पूरी तस्वीर बयां कर रहा है। लगता है कि अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और उधर शिवपाल यादव ने अपनी वफादारी मुलायम सिंह यादव के प्रति दोहराई है। तो भी हम हूं, नेताजी की वजह से हूं और हम नेताजी के साथ हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम नेताजी के साथ हैं। और जो मैंने कहा कि उनके आदेश, जो भी आदेश होगा हम उसे मानेंगे। और सुलह की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रहने के बाद मुलायम सिंह यादव अब अपने भाई शिवपाल यादव के साथ दिल्ली में हैं। सोमवार तक चुनाव आयोग में उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह अपने पास बनाए रखने के लिए दावा पेश करना है और इससे पहले वो मशवरों के दौर में जुटे हैं। अब मुलायम सिंह यादव एक्शन में आ गए हैं। लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर के मंच से कार्यकर्ताओं को घड़ी दिखाते हुए बता रही हैं कि टाइम बहुत कम है। हालांकि दिल्ली के लिए निकलने से पहले मुलायम ये कहकर एक सस्पेंस भी जरूर बना गए कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है। तो ये बात इसलिए जहाँ निकल जाएगा। और मन में आगे की रणनीति दबाए मुलायम अपने भाई शिवपाल के साथ दिल्ली पहुंच गए। माना जा रहा है कि यहां कानूनी सलाह देने के बाद मुलायम चुनाव आयोग में साइकिल चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए अपना दावा पेश करेंगे। अखिलेश खेमे के चाणक्य कहे जा रहे रामगोपाल यादव शनिवार को ही आयोग में खुद को असली सपा बताते हुए साइकिल पाने का दावा कर चुके हैं। आयोग के सामने रामगोपाल ने 205 सपा विधायकों के साथ 90% सपा नेताओं के समर्थन का दावा किया है। यानी अब दोनों ही खेमा साइकिल हथियाने के लिए चुनाव आयोग में दो हाथ करेंगे। वैसे जोर आजमाइश का एक और दौर तब देखने को मिला जब सपा के दफ्तर में एक बार फिर मुलायम के साथ शिवपाल के नाम का भी बोर्ड लग गया। शिवपाल जी की तख्ती पहले भी लगी थी और सदैव लगी रहेगी। नेताजी ने कह दिया सारा विवाद सुलझ जाएगा। हम कह रहे हैं कोई विवाद ही नहीं है। नेताजी सर्वमान्य नेता हैं, इस देश के महान नेता हैं, हम लोगों के आगे की पीढ़ी के नेता हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जैसा नेता पूरे देश। गौर करने वाली बात है कि समर्थक बोल रहे हैं, लेकिन चुनावी मौसम की इस तकरार पर सीएम अखिलेश फिलहाल चुप हैं। लखनऊ की लड़ाई अभी दिल्ली में है। फिलहाल सारी नजरें मुलायम के अगले कदम पर हैं। लखनऊ से विक्रम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। समाजवादी पार्टी के भीतर जारी कलह के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी ने मुलायम सिंह से कहा है कि अब समय आ गया है कि मुलायम अपनी विरासत को बेटे अखिलेश को सौंप दें। एनडी तिवारी ने कहा कि ऐसा करना समाजवादी पार्टी के हित में होगा। उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके एनडी तिवारी ने अपनी बात चिट्ठी लिखकर मुलायम सिंह को कही। चिट्ठी के जरिए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो कुछ चल रहा है उससे वो काफी आहत है। तो हम आपको बता दें कि एनडी तिवारी ने खत लिखा है मुलायम सिंह यादव को और कहा है कि वो अपनी जो विरासत है वो अखिलेश यादव को सौंप दे। और चिट्ठी के जरिए उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी में जो कुछ चल रहा है उससे वो काफी ज्यादा आहत है।
और हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं विक्रम मिश्रा। विक्रम, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुलायम सिंह यादव की, उससे दो चीजें समझ में आती है। एक तो बेटे के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी बचा है, और दूसरी चीज ये कि अब मुलायम सिंह यादव पीछे हटने वाले नहीं है, वो बिगल फूंक चुके हैं और अब रण ही होगा, समझौता नहीं होगा। देखिए तमन्ना, वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के भीतर अंदर कलह मचा हुआ है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में अब जो सामंजस्य बनाने की स्थिति थी वो अब माकूल स्थिति में नहीं है। कारण साफ है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव साफ तौर पर पहले कहते हैं कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, सारी चीज़ें 2 दिनों के भीतर सुलझा ली जाएंगी। उसके बाद कल देर शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में अपने आवास पे, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और 9 तारीख को यानी आज जो है चुनाव आयोग में जाकर के साइकिल सिंबल के लिए अपना दावा पेश करूंगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि समाजवादी पार्टी के भीतर अभी भी सब कुछ बेहतर तरीके से नहीं निकल के आ रहा है। अखिलेश गुट जो है वो अलग अलग जगहों पर अगर बात करें, कल आगरा में बवाल हुआ, इलाहाबाद में बवाल हुआ, गोरखपुर की अगर बात करें गोरखपुर में विवाद हुआ है पार्टी का जो ऑफिस है उसको कब्जा करने को लेके। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे साफ तौर पर जाहिर हो रही हैं तमन्ना कि अब जो समर्थक हैं वो भी 2 खेमों में बट गए हैं, यानी अखिलेश गुट और मुलायम गुट। ये तमाम ऐसी चीजें जाहिर करती हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव दिक्कतों भरा होगा, और इसके साथ जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का जो स्टैंड रहा है वो काफी कुछ आज पर डिपेंड करेगा कि आज अगर वो जाते हैं तो वो सिंबल फ्रीज करा के आते हैं या फिर समाजवादी पार्टी का सिंबल जो है वो खुद उनको मिलता है या अखिलेश यादव को मिलता है। जिस तरीके से अमर सिंह का बयान आता है कि जिस तरीके से फर्जी दस्तावेज जो है चुनाव आयोग में पेश किए गए हैं रामगोपाल के जरिए यानी अखिलेश गुट के जरिए, उसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद रामगोपाल ने भी पलटवार किया है, उन्होंने भी कहा है कि फर्जी लोग ही इन सभी चीजों को फर्जी बताएंगे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो दोनों ओर से अब शब्द बाण जो है वो तेजी से चलाए जा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सुलह का रास्ता तो तकरीबन बंद हो गया है। अब मसला साफ है कि आखिर चुनावी मैदान में कौन किस ब्रांड के साथ, कौन किस चुनाव चिन्ह के साथ उतरेगा। जिस तरीके से रामगोपाल यादव का भी बयान आया है कि साइकिल से बड़े ब्रांड हैं अखिलेश यादव, तो साफ जाहिर हो रहा है कि कोशिश अब ये भी है कि एकला चलो की राजनीति लड़ी जाए, और इसके साथ में अखिलेश गुट जो है चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा कांग्रेस से गठबंधन करने के साथ। ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी तमन्ना जी। और विक्रम, किन किन परिस्थितियों में चुनाव आयोग क्या क्या फैसला ले सकता है? देखिए, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दस्तावेज पेश किए गए हैं, दस्तावेज पेश करने के साथ अगर विधायकों की संख्या अखिलेश यादव के साथ में है तो निश्चित तौर पर एक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं को घोषित माना जाएगा। चुनाव आयोग भी इस चीज की तस्दीक करेगा, और उसके बाद जानकारी लेने के बाद जो सिंबल है वो विधायकों और एमएलसीज की जो दस्तावेज हैं उनको चेक कराने के बाद, जो कि हालांकि इतना समय नहीं बचा हुआ है कि उन दस्तावेजों को चेक कराया जा सके, लेकिन उसके बावजूद ये सिंबल अखिलेश यादव को मिल सकता है। दूसरी बात, जिस तरीके से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अगर संगठन खेमे की बात करी जाए तो संगठन को लेकर के जिस तरीके से अपने दावे पेश कर रहे हैं, दस्तावेज पेश कर रहे हैं, अगर उनके दावों और दस्तावेज में अगर वो 1 तारीख को जो रैली जो की गई थी, अधिवेशन जो बुलाया गया था ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क में, अगर उसको असंवैधानिक करार दे सकते हैं अपने दस्तावेजों में, जबानी हलफनामा में नहीं, अगर दस्तावेजी हलफनामे में अगर उनको अवैध करार बता सकते हैं या फिर चुनाव आयोग के सामने पेश कर सकते हैं, तो ऐसे मसले में जो साइकिल चुनाव चिन्ह है वो फ्रीज हो जाएगी। कारण साफ है कि विधायकों की संख्या और एमएलसीज की संख्या जो है वो अखिलेश यादव के साथ जुड़ी हुई है, और यहां पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है, जो संवैधानिक पद जो बना हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो मुलायम सिंह यादव के पास है। तो ऐसे में चुनाव आयोग जो है दोनों को अलग अलग सिंबल दे सकता है कि आप लोग आने वाले दिनों में चुनाव मैदान में दोनों अलग अलग सिंबल के साथ चुनाव लड़ें। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ही भारी दिखाई दे रहा है, और सिंबल भी अखिलेश यादव के साथ ही जाने की एक तरीके से देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 205 विधायकों का समर्थन और उसके साथ तमाम एमएलसीज और तमाम जिला अध्यक्षों का समर्थन जिस तरीके से अखिलेश यादव के पास है, तो कारण साफ है कि यहाँ पर जो सिंबल की लड़ाई है वो अखिलेश यादव के फेवर में जा सकती है। मुलायम सिंह यादव ने भी कल एक बयान दिया हुआ था कि वो मेरा बेटा है, दिल्ली में जाने के बाद कि वो मेरा बेटा है, जो कर रहा है उसे करने दो। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो दिखाती हैं कि मुलायम सिंह यादव भी अभी सॉफ्ट कॉर्नर से उबर नहीं पाए हैं। उनके दिल में भी एक कोना ऐसा है जहां पर अखिलेश यादव को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर वो अपनाए हुए हैं। तो ये जाहिर करता है कि आने वाले दिनों में मुलायम सिंह यादव भी कहीं ना कहीं घोषणा कर सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ही हैं, अब समाजवादी पार्टी उन्हीं की विरासत है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। चलिए विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। और उत्तर प्रदेश की सियासत में आज का दिन अहम साबित हो सकता है, क्योंकि सूत्रों की माने तो कांग्रेस का अखिलेश वाली समाजवादी पार्टी से गठबंधन लगभग हो चुका है, और इस पूरी प्रक्रिया की कमान जो है स्वयं अखिलेश और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने संभाली है। हालांकि बताया यहां तक जा रहा है कि गठबंधन में अहम भूमिका प्रियंका गांधी ने निभाई है। इस नए गठबंधन का ऐलान संभव है कि आज ही कर दिया जाए। फिलहाल अखिलेश रात दिन अपनी नई पारी खेलने के लिए युद्ध स्तर पर
वार्म अप में जुटे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने को लेकर अखिलेश पहले भी खुलकर बोल चुके हैं। ऐसे में आज मुमकिन है कि इस गठबंधन को अमली जामा पहनाते हुए इसका विधिवत ऐलान कर दिया जाए। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, तमाम अपडेट इस पर जानना चाहेंगे। ऐलान हो सकता है कि नहीं हो सकता? कहां से ये खबरें आ रही हैं कि गठबंधन हो चुका है? प्रियंका गांधी का क्या रोल है? देखिए, अगर कांग्रेस नेताओं की बात किया जाए तो अगर उनसे कैमरा और आईडी के सामने अगर बात करेंगे तो वो इन चीजों को कहते हैं कि हम लोग एकला चलो की राजनीति लड़ रहे हैं, 403 विधानसभा सीटों पर हमने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर उनसे बातचीत की जाती है तो तमाम ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं कि ऊपरी लेवल पे जो राजनीति है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ ही शुरू की जाएगी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे जाहिर होता है कि प्रशांत किशोर जब यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनावी मंथन कर रहे थे, कांग्रेस के लिए स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, तो उसमें उनके लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कहीं ना कहीं मृतप्राय कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी, इस बात की पटकथा भी उन्होंने लिख दी थी। और यही कारण है कि अभी भी तमाम नेता खुल करके बातचीत नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी लिस्ट जरूर जारी करने वाली है, ये कोशिश कर रही है कि 403 विधानसभाओं पर मंथन चल रहा है, लेकिन अभी भी मंथन इस बात पर चल रहा है कि अखिलेशवादी समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस जो है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन मसलों को लेकर के एक तरीके से रायशुमारी का दौर चल रहा है। अगर अंदर खाने की बात कही जाए तो ये भी दावा पेश किया जा रहा है कि इलाहाबाद में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में तमाम समाजवादी नेता जो हैं वो उनसे मुलाकात की गई थी और उसके बाद से अखिलेशवादी समाजवादी पार्टी जो आने वाले दिनों में बन सकती है उससे गठजोड़ हो सकता है कांग्रेस का। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तमन्ना जी, और विक्रम, जैसे कि पहले भी कहा जा रहा था जब अंदरूनी कलह थी लेकिन इतने चरम पर नहीं थी, तो तब भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये हिंट देते रहते थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है। हिंट देते थे, साफ तरीके से कभी नहीं बोला। मुलायम सिंह यादव इस चीज को नकारते रहते थे। क्या माना जाए, ये अखिलेश यादव की दूरदृष्टि थी या फिर पहले से ही कुछ अंदेशा था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का राजपाट उत्तर प्रदेश के भीतर रहा है उस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, इसके साथ में तमाम जो विकास कार्य हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। यही कारण रहा है कि उनको अगर सत्ता चाहिए होगा तो एक पार्टी ऐसी भी चाहिए होगी जो सेकुलर हो और जिसको मुस्लिमों का वोट हासिल किया जा सके। इन्होंने जब मैनिफेस्टो अपना तैयार किया हुआ था समाजवादी पार्टी ने, आपको याद होगा 2012 में इन्होंने कहा था कि मुसलमानों को 18% एक तरीके से आरक्षण ये लोग देंगे, लेकिन 18% आरक्षण की बात जैसे ये लोग सत्ता में आए उसको भूल गए। तो उसको लेकर के मुस्लिम अभी भी नाराज चल रहा है और कारण साफ है कि इन्हीं सारे मसलों को लेकर के जो अखिलेश यादव उन्होंने एक रणनीति बनाई थी कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता है तो मुसलमान जो किनारा कस रहा है मुसलमान, वो या तो बसपा की ओर मूव करेगा या कांग्रेस की ओर मूव करेगा। तो कांग्रेस की ओर मूव करने वाले मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो हमारे फेवर में आ सकता है। इन सभी मसलों को लेकर के राजनीति जो है उस दरमियान ही गरमाई गई थी। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह भी जाहिर किया हुआ था कि कांग्रेस पार्टी के साथ अगर हम गठबंधन कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा मेरा ही होगा और तमाम जो उनके समर्थन है, सपोर्ट जो है वो हमें मिल जाएंगे जहां पर कांग्रेस मजबूत है, मजबूत स्थिति में जहां पर चुनाव लड़ती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के शुरू से ही अंदेशा किया जा रहा था। इसके अलावा आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर जो है वो दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करते हैं, प्रशांत किशोर लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं उस दरमियान, और इसके बाद राज बब्बर जो है वो मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात होती है। हालांकि सतह पर इन सभी चीजों को नकारा जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम मुलाकातों का दौर जो है वो कहीं ताज होटल में मुलाकातों का दौर चलता है, कहीं 5KD पे मुलाकातों का दौर चलता है, कहीं दिल्ली स्थित मुलायम सिंह यादव के आवास पर मुलाकातों का दौर चलता है। तो यह जाहिर करता है कि कांग्रेस को लेकर के समाजवादी पार्टी एक रुख अपना अख्तियार किए हुए थी कि आने वाले दिनों में इनसे गठबंधन करना है। हालांकि जिस तरीके से कलह मचने के पहले जिस तरीके से दागियों को पार्टी के भीतर शामिल कराया गया, चाहे वो मुख्तार अंसारी की पार्टी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, इन लोगों को जिस तरीके से शामिल कराया गया, तो ये कहा जा सकता है कि एक महज संयोग है कि इसके कारण अखिलेश यादव ने अपना रुख अख्तियार किया कि हम इस पार्टी को अलग करेंगे या तो इन लोगों को बाहर किया जाए। तो इसको लेकर के अब एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये स्क्रिप्ट जो है उस दरमियान ही लिखी जानी थी, लेकिन अब उसकी इबारत इस समय लिखी जा रही है। तमन्ना, चलिए विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं अगर बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रविवार को जोनल कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने सपा पर उसके पारिवारिक घमासान को लेकर निशाना साधा। इससे पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए 101 और उम्मीदवारों का ऐलान भी किया।
बीएसपी 300 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है। अब पार्टी की केवल 2 सीटों का ऐलान होना बाकी रह गया है। सोनभद्र जिले की 2 सीटों पर अब स्पष्ट नहीं है कि ये एसटी के लिए आरक्षित है या सामान्य। बीएसपी का कहना है कि स्थिति स्पष्ट होते ही बाकी 2 सीटों के उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी द्वारा अंदर अंदर सपा के एक खेमे के मुखिया अखिलेश व इनके गुरु श्री राम गोपाल यादव को हाथ में करके इनको कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ाने की चल रही साजिश का भी पर्दाफाश करने तथा इस बार चुनाव में सपा के 2 खेमों में इनका परंपरागत व बेस वोट के बंटने की वजह से ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता को इन दोनों खेमों को अपना वोट देकर कतई भी खराब नहीं करना है। और फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता विक्रम मिश्रा का। विक्रम, एक बात अगर कही जाए तो इस वक्त जो बैठे बैठाए जिसको फायदा हो रहा है वो है मायावती और बीएसपी पार्टी को इस कलह से, सपा की कलह से। और जितना ज्यादा अब फिलहाल जब ये कलह नहीं हुई थी, जितनी ज्यादा कमजोर बीएसपी लग रही थी, अब उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस इस कलह की वजह से बीएसपी में आ गया है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो उसके कोर वोटर्स जो हैं वो तो उसके लिए तैयार रहते ही हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुसलमानों का वोट किसको जाएगा। मुसलमानों का वोट कहीं ना कहीं मुस्लिम यादव वोट बैंक के फैक्टर के जरिए समाजवादी पार्टी के पास जाया करता था। अब जिस तरीके से अंदर खाने कलह मची हुई है तो मुसलमान इस उहापोह में है कि वो मुलायम सिंह यादव के साथ जाए या अखिलेश यादव के साथ जाए। तो ऐसी स्थिति में उसको सबसे सॉफ्ट जोन जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है बसपा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जो टिकटों का बंटवारा किया गया है, 401 विधानसभा सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। 2 सीटें जो दुधी और ओबरा की जो सीटें बची हुई हैं उसको लेकर के स्थिति सामान्य जैसे ही होती है उसके बाद मायावती उसकी भी घोषणा कर देंगी। तो तकरीबन 403 विधानसभा सीटों पर उनके प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में साफ जाहिर हो रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ये कोशिश भी की जा रही है कि तमाम जो दल हैं उनके जो कोर वोटर्स हैं उनके फैक्टर्स को पोलराइज किया जाए और बहुजन समाज पार्टी के पाले में लाया जाए। निश्चित तौर पर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अगर आप देखें तो ये भी कोशिश की गई है कि उनका जिस तरीके से राम गोपाल यादव के ऊपर, शिवपाल यादव के ऊपर, मुलायम सिंह यादव के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इन तमाम चीजों के ऊपर उन्होंने सीधे तौर पर प्रहार किया। और प्रहार करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जबरदस्ती जो है वो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। ये तमाम ऐसी चीजें जो है मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। तो यह साफ तौर पर जाहिर करता है कि अब जो कॉन्फिडेंस लेवल है मायावती का वो काफी तेजी से उभर के अब सामने आ रहा है। हालांकि ये अलग की बात है कि कल ही की डेट में उनके एक विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा भी मायावती जो हैं वो अभी भी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने के लिए दम ठोक रही हैं। कारण साफ है कि जिस तरीके से उनका सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो है जिसमें ब्राह्मण यानी अगड़ी जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, मुसलमान समुदाय के लोग, ये तमाम ऐसे लोग जो हैं उनको अपने स्थिति में जोड़ करके जिस तरीके से उन्होंने टिकट का बंटवारा किया हुआ है और जो अंदर खाने कलह मची हुई है समाजवादी पार्टी के भीतर, उसका किस तरीके से फायदा लिया जाए और उनके जो कोर वोटर्स हैं उनको, उनके वोटों को किस तरीके से पोलराइज करके बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ा जाए, इन सबकी स्थितियां जो हैं वो बरकरार कर ली गई हैं। इन सभी स्थितियों को मुकम्मल कर दिया गया है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जब रैलियां होंगी तो इसकी संभावना सबसे ज्यादा होगी कि मुसलमानों के वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए मायावती कुछ विशेष तरीके की घोषणाएं भी कर सकती हैं। तमन्ना। चलिए विक्रम, तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 सीट्स पर अभी ऐलान बाकी है और मायावती ने पूरी ताकत झोंक दी है और फायदा उठा रही हैं सपा की अंदरूनी कलह का और बनता भी है। और प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री विवाद में केंद्रीय सूचना आयोग ने 1978 के डीयू रिकॉर्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। CIC ने दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ष 1978 में BA डिग्री पास करने वाले सभी विद्यार्थियों के रिकॉर्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय के अनुसार इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने ये परीक्षा पास की थी। आयोग ने विश्वविद्यालय की केंद्रीय जनसूचना अधिकार की ये दलील खारिज कर दी थी। ये थर्ड पार्टी की व्यक्तिगत सूचना है। आयोग ने कहा है कि इस दलील में कोई दम या कानूनी पक्ष नजर नहीं आता है। CIC ने विश्वविद्यालय को 1978 में BA उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, प्राप्त अंक समेत सभी सूचनाएं देने और इनसे संबंधित रजिस्टर से संबंधित पेज की
प्रमाणित कॉपी मुफ्त में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। दरअसल आरटीआई आवेदक नीरज ने विश्वविद्यालय से 1978 में बीए की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, उनके परीक्षा परिणाम, क्रमांक, नाम, पिता का नाम, प्राप्त अंक आदि सूचनाएं मांगी थी। ये सूचनाएं देने से इनकार करते हुए विश्वविद्यालय ने केंद्रीय जनसूचना अधिकारी ने जवाब दिया था कि मांगी गई सूचनाएं संबंधित विद्यार्थियों की निजी सूचनाएं हैं, उससे किसी के सार्वजनिक जीवन नाता नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो कई परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। 4 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत 10 जनवरी को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगी। इसके पहले मोदी आज यहां पहुंचने के बाद 4 विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गुजरात सरकार द्वारा जारी किए गए ब्यौरे के अनुसार मोदी सबसे पहले गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास के लिए भूमि पूजन करेंगे। सरकार ने घोषणा की है कि मोदी द्वारा शिलान्यास किए जाने के तुरंत बाद परियोजना शुरू हो जाएगी और 250 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। इसके ऊपर एक 5 सितारा होटल भी बनाया जाएगा, जिसमें अगले वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधि ठहरेंगे। ये सम्मेलन हर 2 साल में आयोजित होता है। और 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस का आज दूसरा दिन है। रविवार को शुरू हुए आयोजन में दुनिया भर से 6000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस को संबोधित करके खुशी महसूस कर रहा हूं। ये एक ऐसा गर्व है जिसमें होस्ट भी आप हैं और गेस्ट भी आप हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में भारतीयों को केवल संख्या की वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। प्रवासी भारतीय जहां भी रहे उसे ही कर्म भूमि मानते हैं और वहां निकास के काम में योगदान देते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकास यात्रा में प्रवासी भारतीय भी हमारे साथ हैं। हम ब्रेन ड्रेन का नहीं, ब्रेन गेन में बदलना चाहते हैं। सभी भारतीय की सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम पासपोर्ट का रंग नहीं देखते, खून का रिश्ता देखते हैं। भारतीय जहां रहे उस धरती को उन्होंने कर्मभूमि माना और जहां से आए उसे मर्मभूमि माना। आज मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हम लोग जो ब्रेन ड्रेन की चर्चा करते थे, वर्तमान सरकार के इनिशिएटिव उस ब्रेन ड्रेन में से भी ब्रेन गेन के लिए है। हम ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलना चाहते हैं। प्रवासी भारतीयों में देश के विकास के लिए अदम्य इच्छा शक्ति है। वे देश की प्रगति में सहयात्री है, को ट्रैवलर है। हमारी विकास यात्रा में आप हमारे एक वैल्यूएबल साथी हैं। और पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने अब डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट न लेने के अपने फैसले को फिलहाल टाल दिया है। अब 13 जनवरी तक लोग कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे। इससे पहले पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट लेने से इनकार कर दिया था। एसोसिएशन ने यह निर्णय लेन देन पर बैंकों द्वारा 1% चार्ज लगने की वजह से लिया है। आम लोगों के लिए राहत वाले कदम के तहत बैंकों ने अपने उस फैसले को आगामी कुछ दिनों तक के लिए टाल दिया है, जिसमें पेट्रोल पंप पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान करने पर चार्ज लेने की बात कही गई थी। रिजर्व बैंक की एक नई गाइडलाइन आई है जिसमें थोड़ा उसको कंसेशनल एमडीआर उन्होंने किया है, लेकिन अभी हमारी बैंकों से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की निगोशिएशन हो रही है, चर्चा चल रही है। फिलहाल कल सुबह से जो एमडीआर लगने की बात थी उसको अभी स्थगित रखा गया है कुछ दिनों के लिए। इस 2-3 चीज बहुत स्पष्ट है, ग्राहकों को इस प्रकार की कोई सरचार्ज नहीं लगेगी। पेट्रोल पंप वाले थोड़ा चिंतित है कि क्या उनके ऊपर आ जाएगा। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं उनके ऊपर भी नहीं आएगी। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने हमें एश्योरेंस दिया है कि 13 जनवरी तक रिजॉल्व हो जाएगा बैंक से इशू ओएमसीज का। सो लेट्स होप कि 1% का सरचार्ज दोबारा नहीं आए, तो इसलिए हमने अपनी कॉल डिफर कर दी है 13 तक के लिए।
और अब देखते हैं अगर 13 तक अगर सॉल्व हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं होगा तो हमें कार्ड एक्सेप्टेंस नहीं करनी पड़ेगी आफ्टर 13 जनवरी। और देश की राजधानी दिल्ली में उस वक्त फिर सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई जब उत्तम नगर इलाके में जमकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए। गोलीबारी किसने की और क्यों की, इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के उन दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है जिसमें यह दावा किया जाता है कि राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। एक ही साइड से गोली चली, फायरिंग हो रही थी और जो 4 एक जने वो ऐसे लगी थी उनके। तो टोटल आपके भाई की कहाँ जान में गोली? हाँ, जान को लगी। हाँ। कितने लोग थे टोटल? टोटल यहाँ कितने लोग थे, कुछ ऐसा पता लगा कि गोली और किस किस को लगी थी? 4 लोगों की गोली लगी है। तो तुम्हारे भाई को जोड़ के 4 लोग? हाँ। यहाँ जी यहाँ पुलिस आती है, पैसे लेकर जाती है, सट्टे का काम खुला चल रहा है पूरी कॉलोनी में। अच्छा। कई बार ये वारदात हो चुकी है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक के कई कंप्लेंट है पुलिस के अंदर। उससे पहले भी ये दुर्घटना पहले 5-6 बार यहाँ पे हो चुकी है जिसमें कि कोई पुलिस वो यहाँ पे सुनवाई नहीं करती है। जो भी पुलिस से कहता भाई ऐसे बात है, पुलिस उस मामले को दबा देती है। यहाँ पे सट्टा और जुआ उसके चक्कर में होता, दारू, ये सांसी वाले पूरी रात खोलते हैं, ट्रकें उतारते हैं, सांसी सारा काम कराते हैं। इनके बीच में भी ना पुलिस जाती है जिससे SHO साहब निकल आंख नीचे निकल जाती है 10 से। और सहारनपुर के थाना देवबंद इलाके में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष में न सिर्फ तलवारबाजी हुई बल्कि जमकर गोलियां चली। फायरिंग से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत होगी जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को देवबंद CHC में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। घटना अमरपुर गढ़ी गांव की है जहां 2 पक्षों में जमीनी विवाद चल रहा था। जमीन विवाद को लेकर आज देर शाम दोनों गुट आमने सामने आ गए और देखते ही देखते तलवारबाजी और फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां लगने से कई गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले में जो है कौन कौन घायल हुए हैं? जी, एक इकबाल नाम का मर गया। आपके एक भाई गुजर गए हैं? जी, दूसरे भतीजा जाके उसके गोली लगी हुई है। अच्छा। और घेर में जाके उन्होंने गोली चलाई। अच्छा, दूसरे पक्ष में जब भागते भागते उन्होंने घेर में अंदर वहाँ जाके मारी गोली मारी उन्होंने। किसने गोली चलाई? एक समद है, एक ये बाबर है। अच्छा। और 6-7 लोग हैं सर, 7-8 मतलब गोली हमें देख के चलाते हैं लेकिन चलाई काफी नहीं, बरसाई बहुत घेर में ईंट पड़ी हुई बहुत। अच्छा। 3-4 के मारे सिर फूट गए जी। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी किसी को पकड़ा नहीं पुलिस ने? अभी तो कुछ नहीं करा जी। और कुशीनगर के नौरंगिया थाना क्षेत्र के नेबुआ रायगंज इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक एक घर में घुस गया और हादसे में घर क्षतिग्रस्त हो गया और मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस ने 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि ट्रक का ड्राइवर नशे में धुत था और इसी दौरान उसने ट्रक पर नियंत्रण खो दिया और एक घर में घुस गया। और बरेली में दबंगों ने महिला को जिंदा जलाकर मार डालने की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सरकारी आवास पर कब्जे को लेकर यह वारदात अंजाम दी गई। आरोपी घटना के बाद से फरार है। जिस वक्त महिला पर दबंगों का कहर टूटा वो अकेली थी। महिला की चीख पुकार सुन जब बच्चे पहुंचे तो महिला को लपटों से घिरी हुई पाया। परेशान बच्चों ने शोर मचाकर कॉलोनी वालों को बुला लिया जिन्होंने किसी तरह से आग बुझाई और शाहजहान बी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला ने बताया कि उसे पड़ोस में रहने वाली चमन, उसके दामाद और उसके साथियों ने मिट्टी का तेल डालकर मार डालने की कोशिश की। महिला 80% तक जल गई है और उनकी हालत गंभीर है। पति यासीन ने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो मांझे का काम करके परिवार का गुजर बसर कर रहा है। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बीवी का बढ़िया इलाज करा सके। अहम बात यह है कि पुलिस अगर वक्त रहते आरोपियों पर नकेल कस देती तो ये वारदात नहीं होती। ये बहुत दिनों से फिराक में थे कि जलाने के चक्कर में आज ये लोग फल बेचने भी नहीं गए। कादर खां, नहीम खां, फ़हीम खां, चमन और इसकी बेटी नूर नजर, ये सब इकट्ठे थे। मैं गया था, खाली कर दिया था, फिर भी अपने बाप का घर इनके डर की वजह से तो मैं दूसरे घर में अपनी टीवी रखने के लिए गया। मेरी बीवी खाना बना रही थी तो इन्होंने 5 ने आकर दबोच दिया, मिट्टी का तेल छिड़क के उस पर आग लगा दी। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से जहां की तहसील मीरगंज के गांव में इन दिनों कैंसर का कहर बनकर टूट रहा है। यहां कैंसर से कुछ सालों में कई दर्जन लोगों की जान जा चुकी है। बहरोली में 24
गोरा लोकनाथपुर में 17, मीरगंज में 15, औंध में 8, भमौरा में 3, काशीनाथपुर में 4 मौतें हो चुकी हैं। वहीं कैंसर ने ठेरिया, बुजुर्ग, असद नगर सहित तमाम गांव को कैंसर ने अपने जद में लेना शुरू कर दिया है। मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को है, इसके बावजूद ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पानी को दूषित मानते हुए मेडिकल कैंप लगाकर रस्में अदायगी की और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। आखिर मौतें कैंसर से नहीं हो रही हैं तो किससे हो रही हैं? जवाब किसी के पास नहीं है। सूबे में चुनाव करीब है, लेकिन गांव वालों की फरियाद अब तक अनसुनी कर दी गई है। हमने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पे 2 बार दिसंबर 2016 में 2 बार कैंप हो चुके हैं और यहाँ पे मरीजों का परीक्षण किया गया है। जो मरीज हमारे पास निकल के सामने आए थे उसमें 1 या 2 मरीज हमारे हॉस्पिटल में आए थे, उनको हमने फर्दर आगे जो इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। क्या उपाय है इससे बचने के लिए? देखिए, इससे बचने का सिर्फ यही उपाय है कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें हम लोग संयम बरतें। जैसे हम लोग गुटखा, शराब और सिगरेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको ना किया जाए, इससे कैंसर होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। और गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में एक बहू अपने ससुराल वालों के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई है। अपने पति के घर के आगे बैठी महिला को उसके ससुराल वालों ने घर में नहीं घुसने दिया और उसके ससुराल वाले उसे घर के बाहर छोड़कर घर पर ताला लगाकर चले गए। महिला शनिवार पूरी रात से अभी तक अपनी ससुराल के बाहर बैठी है और यहां से किसी भी सूरत में उठने को तैयार नहीं है। गाजियाबाद के अवंतिका विहार में अपनी ससुराल के बाहर धरने पर बैठी ये महिला नेहा त्यागी है। 1 साल पहले ही उसकी शादी उस घर में रहने वाले अंकित त्यागी से हुई। नेहा का आरोप है कि नेहा को दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जा रहा था और कुछ दिन पहले उसका पति मायके छोड़कर चला गया। नेहा का आरोप है कि घर वापस बुलाने के लिए पैसों की मांग उससे की जा रही है। 2-3 मंथ्स के बाद ही मतलब अत्याचार की पूरी लिमिट क्रॉस कर दी इन लोगों ने। मतलब तब से ही अपने घर पे जा, ये लेके आ, वो लेके आ। अब 3 मंथ से मुझे घर से निकाला हुआ है, ये कह के कि तुम थोड़े दिन के लिए अपने घर पे जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम घर के अंदर वापस करोगी तो 20 लाख की रुपए लेके आना है तुमको, वरना घर के अंदर एंट्री नहीं करने देगी। नेहा अब अपने ससुराल वालों के खिलाफ धरने पर बैठी है। अब महिला के ससुराल वाले और पति घर को ताला लगाकर बाहर चले गए हैं, लेकिन नेहा ससुराल में घर के आगे गेट पर बैठी है। कविनगर थाने में ये हुआ कि मतलब 5 जनवरी को ये आपको बाइज्जत सबके सामने कि लेके आएगी और फिर यहाँ से ताला लगा के सब फरार है और घर के अंदर मुझे आने नहीं देंगे। ये दहेज के लिए परेशान कर रही है। जितनी मेरी हैसियत थी मैंने दिया ज़्यादा से ज़्यादा। अब 20 लाख रुपए और मांग रही, मैं कहाँ से लाऊं? किसान आदमी हूँ जी। वहीं नेहा और उसके परिजनों ने पुलिस में शिकायत नहीं की है। वो बेटी के घर को टूटने से बचाना चाहते हैं। FIR अभी हमने इसलिए लॉन्च नहीं कराई, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का कहना यह है, अब तो इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। मैं यहाँ आ गई हूँ, इसी घर में रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। हालांकि पड़ोस में रहने वाले कुछ पड़ोसियों ने इस परिस्थिति और ठंड में नेहा की मदद की है, लेकिन अब तक घर छोड़कर जा चुके ससुराल वालों की तरफ से कोई खबर नहीं आई है। चंदन राय, APN, गाजियाबाद। रुक करते हैं झारखंड की अहम खबरों का और बात करते हैं रांची में मौजूद संवाददाता ज्ञान रंजन से। ज्ञान रंजन, क्या है आज झारखंड की अहम खबरें? झारखंड की खबरों की बात करें तो आज भाजपा कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। जानकारी दे दूं कि 10 और 11 जनवरी को जमशेदपुर के आदित्यपुर में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। इसी के मद्देनजर आज रांची के भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कार्य समिति की बैठक को लेकर कोर कमेटी की बैठक में आज चर्चा होगी। यहाँ यह भी बता देना जरूरी है कि दिल्ली में संपन्न भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो निर्णय हुए हैं, उस निर्णयों के बारे में प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों को जानकारी दी जाएगी। इन सारे बिंदुओं पर आज की कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। कोर कमेटी में मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा सांसद सुनील सिंह, इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं, इसके अलावा लक्ष्मण गिलुआ मेंबर हैं। इन लोगों के बीच ये चर्चा होगी कि आखिर किन किन बिंदुओं पर कार्य समिति की बैठक में चर्चा की जाए। जो जानकारी मिल रही है, मुख्य रूप से कार्य समिति के सदस्यों को ये जानकारी दी जाएगी कि जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिए गए हैं और जो फैसले लिए गए हैं, उस पर कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के कार्य समिति के सदस्यों के बीच में चर्चा की जाए और उन्हें उसकी जानकारी दी जाए।
दूसरी बड़ी अगर खबर की हम बात करें तो लगातार जिस तरह से सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन को लेकर बवाल मचा हुआ है झारखंड में, इसी कड़ी में रविवार को जमशेदपुर में एक बैठक हुई आदिवासी संघर्ष मोर्चा की और उसमें यह फैसला लिया गया है जितने भी सांसद और विधायक हैं उन्हें क्षेत्र में नहीं घुसने दिया जाएगा, उसका लगातार विरोध किया जाएगा। खास करके आदिवासी विधायकों सांसदों का विरोध करने का फैसला लिया गया जो सत्तारूढ़ दल में है, शामिल हैं। तो ऐसे में उसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें तो सीएनटी एसपीटी एक्ट में जहां एक और भाजपा लगातार विपक्ष के विरोध का दबाव झेल रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के अंदर भी इस बात को लेकर मरमरिंग है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में जल्दबाजी में संशोधन किया है राज्य सरकार ने। और इसके विरोध में जहां पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का नाम पहले से आ रहा था, वहीं एक नया नाम और जुड़ गया है, वो है पूर्व लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा, जो खुट्टी से सांसद भी हैं। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो फैसला लिया गया है, जो संशोधन प्रस्ताव सीएनटी एसपीटी एक्ट में पारित किए गए हैं, उसमें निर्णय जल्दबाजी में ली गई है। उस पर निर्णय लेने से पहले जनता की राय लेनी चाहिए थी। कह सकते हैं कि सरकार जहां विपक्ष से इस मामले को लेकर घिरा, विपक्ष और आदिवासी संगठनों ने सरकार को जहां इस मामले को लेकर घेर रखा है, वहीं सत्तारूढ़ दल के अंदरूनी जो विवाद हो रहे हैं सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन को लेकर, वो भी काफी मुश्किल में। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी ने मोदी सरकार के खिलाफ नोटबंदी के फैसले के विरोध में जन आक्रोश आंदोलन रखा है। एनसीपी पहले से ही नोटबंदी का विरोध कर रही है। एनसीपी का कहना है कि मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में लिया और इसका ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर पाई। इससे पहले कांग्रेस ने भी इस नोटबंदी के विरोध में मुंबई में प्रदर्शन किया था और कहा था कि मोदी सरकार ने कई फैसले गलत लिए हैं और ये फैसला बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से हमारे संवाददाता कुशल पाटिल। जी कुशल, तमाम अपडेट इस खबर पर। जी, मुंबई महाराष्ट्र में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक जन आक्रोश नाम का विरोध प्रदर्शन रखा है नोटबंदी के खिलाफ। उनका कहना है कि 50 दिन पूरे हो गए थे सरकार के फैसले को, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिली है इस फैसले से। शरद पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, सुप्रिया सुले जी ऐसे अन्य नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने पुणे में एक मीटिंग के दौरान कहा था कि वो 9 जनवरी के दिन एक विरोध प्रदर्शन रखेंगे जहां पे वो अपने सारे ऑफिसेज बंद रखेंगे और भारत बंद के जैसा एक आंदोलन रखेंगे, जिससे सरकार को पता चले और उनको एक आइडिया है कि किस तरह से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही है। नेताओं का कहना था कि कई लोगों की जान गई है लाइनों में और कई लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों को अपने नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। तो कुछ लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ में उनके मेडिकल फैसिलिटी में प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे कई अन्य चीज़ें हुई है जिससे एक तरह से असर पड़ा है इस नोटबंदी के फैसले से। और जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस ने भी कुछ दिनों पहले एक प्रदर्शन रखा था और उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। तो इससे पता चलता है कि ये फैसला एक तरह से सही नहीं था। अगर भी सही था, इसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं था, क्योंकि 50 दिन बाद भी लोगों के पास छुट्टे पैसे नहीं थे। लोगों को रोज़ के अपने हालचाल में रोज़ जो चीज़ें करते थे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। और इसी वजह से जब मुंबई में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था नवाब मलिक जी ने और सचिन नायर जी ने, जब कैंडिडेट्स अनाउंस किए थे बीएमसी इलेक्शन के लिए, तभी भी उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के फैसले के विरोध उन्हें एक प्रदर्शन करना है। तो ये प्रदर्शन 9 तारीख को अनाउंस किया था। तो आज के दिन उन्होंने कहा था कि ये जो प्रदर्शन है इसमें वो स्थानीय ऑफिसेज और एनसीपी के बाकी सब जो मीटिंग्स वगैरह है वो आज नहीं होंगे और आज वो सब मिलके एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी के कई इलाकों में कोहरे का कहर अभी भी जारी है, तो वहीं दिल्ली में एनसीआर में कोहरे से थोड़ी राहत है, लेकिन सर्द हवाओं ने लोगों को परेशान कर रखा है। वहीं यात्रा करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन और विमान सेवाएं बाधित हैं, कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। सफर करने वाले लोग घंटों स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। वहीं दिल्ली से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स पर भी बर्फबारी और कोहरे का असर पड़ा।
और कश्मीर और हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कई इलाकों में बर्फबारी जारी है। 25 दिसंबर को इन दोनों राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी हुई थी, लेकिन नए साल में सैलानियों को निराश होना पड़ा। बीते दिनों पहाड़ियों पर भारी हिमपात हुआ। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार पहाड़ों की रानी मसूरी में साल की पहली बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आए हुए पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। मसूरी के आसपास के क्षेत्र के लाल टिब्बा, धनोल्टी, सुरखंडा देवी और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं लोगों को ठंड से भी दो चार होना पड़ रहा है। मसूरी में काफी अरसे के बाद हुई बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि बर्फबारी होने से मसूरी में पर्यटकों का सैलाब और भी उमड़ेगा। इसके साथ स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस ने भी तैयारी कर रखी है। बर्फबारी की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में पर्यटक चकराता रवाना हो गए हैं। वहीं भारी बर्फबारी के चलते पूरे जौनसार, बावर और पटवर्धन में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। मसूरी में देर रात से हो रही बारिश के बाद आखिर सुबह से मसूरी वासियों को हल्की बर्फ देखने को मिल ही गई। हल्की बर्फबारी होने से जहां एक और मसूरी वासियों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर जो पर्यटक मसूरी घूमने आए हुए हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। 4 धाम में बिछी बर्फ की चादर। मौसम विभाग के डायरेक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तराखंड के कुमायूं और गढ़वाल में कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। इनमें नैनीताल और मसूरी भी शामिल है। राज्य के कई मैदानी इलाकों में बारिश भी हुई है। मसूरी के करीब पहाड़ी इलाका धनोल्टी में बर्फ की चादर बिछ गई है। 4 धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी चारों तरफ बर्फ छाई हुई है। कुमायूं के पिथौरागढ़ जिले की ऊंची पहाड़ियों पर भी बर्फबारी की सूचना है। मौसम के मिजाज से पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नैनीताल में 2 साल बाद हुई बर्फबारी। झीलों के शहर नैनीताल में शुक्रवार रात को बारिश हुई तो शनिवार और रविवार सुबह लोगों को बर्फबारी का लुत्फ उठाने को मौका मिला। नैनीताल में करीब 2 साल बाद अच्छी बर्फबारी हुई, जिसमें वीकेंड में यहां पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। किलपुरी, आयार पत्ता, नैना पीक और स्नो व्यू में शहर के निचले इलाकों में ज्यादा बर्फबारी हुई है। नैनीताल में फरवरी 2015 में बर्फ गिरी थी, लेकिन ये नाम मात्र की थी। उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है। वहीं ठंड और बारिश ने पहाड़ के जिलों में लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लोगों को प्रशासन से उम्मीद है कि वो अलाव और रैन बसेरों का इंतजाम करेंगे। रजत मिश्रा, APN। और गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे रविवार को सालाना इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल शुरू किया गया। इस फेस्टिवल का उद्घाटन राज्यपाल OP कोहली और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया। इस बार इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में रूस, अमेरिका, फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, बेल्जियम, ब्राजील समेत 31 देशों के 100 पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। ये फेस्टिवल 14 जनवरी तक चलेगा। इस मौके पर अहमदाबाद नगर निगम संचालित स्कूलों के बच्चों ने सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन किया। इसमें 2000 बच्चे शामिल हुए। आसमान अलग अलग तरह के पतंगों से रंगीन नजर आया। पतंगोत्सव को देखते यहाँ हजारों की तादाद में विदेशी सैलानी भी आए हैं। तो चलिए, वेकअप जिंदगी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर से हाजिर होंगे इसी वक्त। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए APN।